सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हम पहले स्टार्ट कर चुके थे और पार्ट 1 के अंदर इसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए थे। आज तो पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट जिसने मतलब डायरेक्ट इधर आ गए तो पार्ट 1 देख सकते हैं पहले, और ये तो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, ठीक है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट 1 में कवर हो गए थे टॉपिक, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, आयन, ये सारे टॉपिक कवर हो गए थे। अब एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है सब के सब वही लिखे हैं मैंने राइट टू राइट, ठीक है। और जो अब ये जो टॉपिक बचे हैं, अब बस 4 ही टॉपिक और बचे हैं। वैलेंसी, रूल ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, हाउ टू कंबाइन एटम और मॉलिक्यूलर मास। कल यहाँ तक हमने मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था। फिर ये देखते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला रूल्स, ठीक है। तो मैंने बता दिया था केमिकल फार्मूला रूल मतलब है क्या। केमिकल फार्मूला तो कोई भी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, तो कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, तो उसको उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मस्ट मतलब पता ही होने चाहिए, ठीक है। वो आपको रूल्स पता ही होने चाहिए। वो कैसे कंबाइन हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, उसका जो फार्मूला है कैसे मतलब कैसे बनाते हैं। जैसे कि Na और Cl मिलकर मैंने बताया था NaCl बनता है, ना कि NaCl2। तो NaCl ही क्यों बनता है, तो कैसे बनता है वो तो आगे सीख लेंगे। बट जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स है, वो आपको पता होने चाहिए कि राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला के बेसिक रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। तो जब भी हम कोई अगर कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसके 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 जो वैलेंसी और चार्जेस होंगे आयंस की, उनको मस्ट बी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, मैंने आपको बताया था मेटल कौन से होते हैं, Ca, Na, और नॉन मेटल भी एक एग्जांपल दे दिया था मैंने आपको, Cl, क्लोरीन, ठीक है। द नेम और सिंबल ऑफ द एलिमेटल इज़ रिटन फर्स्ट, यानी कि मेटल का जो नेम और सिंबल होगा वो पहले लिखा जाएगा। जैसे कि एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड मैंने बताए, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बताया, कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड बताया, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसमें देखो सिम्बॉलिकली भी देखो, सबसे पहले Ca है फिर O है, CaO इसका सिंबल है, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसका जो सिंबल है वो CaO है। तो उसमें देखो Ca पहले लिखा है और Ca क्या है, मेटल है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड में देखो मैंने CuO जो लिखा है, इसका सिंबल क्या है, CuO। तो इसमें Cu क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल जो है वो नेम में भी कैल्शियम और कॉपर और सिम्बॉलिकली भी पहले लिखा जाता है। तो मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर। In case of ionic compound containing polyatomic ion, the formula of polyatomic ion is written in bracket and the valency are written outside। यानी कि जैसे कि मैंने देखो एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल दे रखा है SO4 2 उसके 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये 2 नेगेटिव का मतलब है कि ये उसके ऊपर जो पावर है 2 की और माइनस में, ठीक है। तो इतना डीप में मत जाओ, इतना डीप में नहीं चलते हैं हम, ऊपर ऊपर का बेसिक ही पढ़ते हैं अभी। तो जो SO4 है, ठीक है, वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो इसकी वजह से उसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी है पूरे पॉलीएटॉमिक आयन की, वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके बाहर लिखते हैं, ठीक है। SO4 जो है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसकी जो वैलेंसी है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी हम कैसे लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में डालते हैं पॉलीएटॉमिक आयन को और बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अगर कोई भी हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसकी वैलेंसी को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसकी जो वैलेंसी होगी कहाँ लिखी जाएगी, तो पॉलीएटॉमिक आयन को सबसे पहले ब्रैकेट में डालो और वैलेंसी ऊपर आउटसाइड लिखो, ठीक है, ऊपर की साइड। और हाउ टू कंबाइन एटम्स, तो एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू देयर वैलेंसी, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया कि कैसे कंबाइन एटम कैसे कंबाइन होते हैं, तो उनकी वैलेंसी के कारण होते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी के कारण होते हैं, ठीक है, वैलेंसी की वजह से, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, मैंने दे रखा है, ये रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, क्लोराइड है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना अभी तक उन सब के एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर क्या है तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, उसमें हम सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे के एटॉमिक नंबर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें करीबन 20 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, सीरीज़ वाइज,
ठीक है, क्योंकि एक लिरिक्स में आपको 20 एलिमेंट दे रखे हैं, आपको याद करने हैं, ठीक है, वो करने ही करने होंगे। पर अभी तक हम उस चैप्टर पे आए नहीं हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड के लिए तो मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है। और यही एक और टॉपिक जो है हम उसमें जब आएंगे चैप्टर 4 पे जब आएंगे तो हम सीखेंगे कौन सा कि वैलेंसी लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 है, तो उसकी वैलेंस उसको कितने चाहिए, और उसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, ठीक है। क्यों होगी उसकी वैलेंसी 1, तो एकदम डिटेल में तो इसको हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से डिटेल में। बट अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि हाइड्रोजन को या किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, हाइड्रोजन की बात नहीं है, किसी भी एलिमेंट को क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है, अपना शेल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर एक डायग्राम बताया था ना, ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने बताया था कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एटम को हर एटम को अपने आजू बाजू ऐसे दो प्रोटॉन कंप्लीट करके ऐसे दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके आजू बाजू 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके एक शेल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और फिर अगर उसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ये इसके दूसरे शेल में जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे शेल में चले जाते हैं, ठीक है। 8 कैपेसिटी होती है दूसरे शेल की इलेक्ट्रॉन को रखने की, ठीक है। तो और अब ये जो अगर उसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर उसमें मान लो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर किसी भी एटम के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पहले शेल में आ जाते हैं, ठीक है, इतनी कैपेसिटी होती है। फिर रेस्ट ऑफ जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके सेकंड शेल में आ जाते हैं, ठीक है। बट अगर उसमें मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो उसके अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, किसी एटम में होते हैं, मतलब बहुत से एटम है, तो किसी एटम में मान लो 13 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 3 और इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो रेस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके तीसरे सेल के अंदर आ जाते हैं। पहले सेल के अंदर 2, दूसरे सेल के अंदर 8, और तीसरे सेल के अंदर रेस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। बट यही 3 सेल नहीं होते, जितने चाहे उतने और भी आगे सेल बन सकते हैं, ठीक है। बट जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर होता है, ठीक है। और जो कैपेसिटी होती है हर एक सेल की, तो वो भी बता देता हूँ। पहले किसी भी एटम का जो पहला शेल होता है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद का जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसके बाद का जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद के जितने भी सेल उनमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये एटम का स्ट्रक्चर है जिसके आजू बाजू सेल्स हैं, और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आजू बाजू के शेल में आते हैं, ठीक है। और सेल की मैंने कैपेसिटी भी बता दी कितनी होती है, एक सेल की कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो फर्स्ट सेल की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी अगर और सेल्स बनेंगे उनमें सिर्फ 8 की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा कि एक एटम के स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1 है, और फिर क्लोराइड का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या हुआ 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसकी वैलेंसी हुई 1, ठीक है। इसको मैंने अभी इतना अच्छे से समझाया नहीं, तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा था कि किसी भी एलिमेंट, क्या बता रहा था मैं, रुक 2 मिनट में एक बार अच्छे से बताता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में फिर से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो इसको मैं अभी तक के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है ना, कहाँ गया, कोई भी एलिमेंट होता है
तो उसकी जो वैलेंस उसकी जो कैपेसिटी होती है कैसे होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रखने की 2 8 8 ऐसे ही होती है। उसका एक ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, जब इसका एक पहला सेल कब कंप्लीट होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ जाते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और तीसरे में फिर और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब जाके इसका पूरा ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो हाइड्रोजन के तो पहले ही शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आया, तो उसको तो पहला शेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 शेल चाहिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी। पहला शेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। फिर उसका है कितना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। एक एलिमेंट के अंदर जब उसका ऑक्टेट अपना क्लियर करना होता है, तो पहला शेल जब उसको कंप्लीट करना होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फिर दूसरा अगर उसको शेल कंप्लीट करना है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और तीसरा अगर शेल कंप्लीट करना है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। पहला शेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1, तो उसकी वैलेंसी इसलिए 1 है। ठीक है, फिर और अच्छे से बता देता हूँ, दूसरी चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पूरा अच्छे से समझाया अंदर तक, इसके लिए थोड़ा ऐसे टाइम लग गया, थोड़ा ऐसे बीच में मेरे को ऐसा लगने लगा क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्लोराइड जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। ठीक है, तो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17। 2 पहला शेल तो क्लियर हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा शेल भी क्लियर हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और तीसरे सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसको तीसरा शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने इसकी वैलेंसी 1 रखी है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मैं वैलेंसी रखता हूँ। ठीक है, फिर ये रिप्रेजेंट करने का वे होता है कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी 2 एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाना है तो इस वे में बनाते हैं। सबसे पहले सिंबल लिखते हैं H और फिर लिखते हैं Cl। ठीक है, तो वैलेंसी इसके हमें पता चल गई 1 है, Cl यानी कि क्लोराइड की भी 1 है, तो इस तरह हमने निकाल लिया इसको। ये क्या बनेगा HCl। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी है क्लोराइड की वो हाइड्रोजन के नीचे जाके लगती है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्लोराइड के नीचे लगती है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, जो क्लोराइड की वैलेंसी है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के नीचे जाके लगती है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्लोराइड के नीचे जाके लगती है। ठीक है, नीचे यानी कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ होता 2, ठीक है, मान लो लेते हैं कि अगर क्लोराइड की वैलेंसी होती 2, ठीक है, तो ये कैसे बनता H2Cl। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो किसके नीचे जाके लगी, हाइड्रोजन के, इसलिए H2Cl जैसा बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। थोड़े अच्छे एग्जांपल और लिए मैंने, 3 एग्जांपल लिए, 2 इजी, एक थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये दूसरा एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला अभी नहीं बताता, मैं नीचे बताऊँगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन और सल्फ़र का। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1। तो आपको पता ही है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, एटॉमिक नंबर जितना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इतने होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ और इलेक्ट्रॉन चाहिए पहला शेल कंप्लीट करने के लिए 1, इसके लिए इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, सल्फ़र के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, या बोलो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 16, मैंने दे रखा है इधर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है सल्फ़र का 16, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 16 है। तो इसके शेल बनाते हैं, पहला शेल तो आराम से क्लियर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और तीसरे सेल में 6 आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसके पूरे 16 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की जितनी इसको ज़रूरत है उसको हमने क्या बोला है, वैलेंसी।
ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला सेल तो आराम से क्लियर हो जाता है, दूसरा सेल भी आराम से क्लियर हो जाता है क्योंकि अभी तक तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और तीसरा सेल जब बनता है तो उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 6, ठीक है। और कितनी की ज़रूरत पड़ी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी, तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए वो क्या हो गई, इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। फिर हमें अब इतना पता चल गया कि वैलेंसी क्या है, तो अब तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, तो सिंबल रखो H और S, ठीक है। सिंबल है इनका हाइड्रोजन का H और सल्फर का S, ठीक है। वैलेंसी क्या है हाइड्रोजन की 1, सल्फर की क्या है 2। हाइड्रोजन को किसकी सल्फर की जो वैलेंसी है किसके जाके लगेगी, नीचे हाइड्रोजन के, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो किसके नीचे जाके लगेगी, सल्फर के, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन के नीचे क्या लगा है देख लो आप, H2S, ठीक है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको केमिकल फार्मूला पता चल गया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कंपाउंड, उसका आपको केमिकल फार्मूला पता चल गया होगा H2S, और कैसे निकाला वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। आगे चलें, तो टाइम ले लेता हूँ मैं और डिटेल में चला जाता हूँ, बट अच्छे समझाता हूँ। इसके लिए बीच में मेरे को पहले एग्जाम्पल में थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा समझाने में दिक्कत हो गई थी, पर अब ठीक है, तो अच्छे समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो एनसीईआरटी के तीनों एग्जांपल लिए हैं, दो पहले तो 3 दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से मैंने 2 लिए और बाद में 2 और दे रखे हैं हार्ड, तो उनमें से मैंने 1 लिया, ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो केमिकल फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सबसे पहले तो है क्या, एल्यूमिनियम है, और ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 13, और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 8, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे क्योंकि इसका वैलेंसी बहुत अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो अब देखो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है इसकी Al यानी कि एलुमिनियम, ठीक है। वैलेंसी क्या है एलुमिनियम की, तो वैलेंसी है एलुमिनियम की, देखो इधर मैंने दे रखा एटॉमिक नंबर क्या है एलुमिनियम का 13, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 13, ठीक है। तो इसका पहला सेल तो आराम से क्लियर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दूसरा सेल भी आराम से क्लियर हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएंगे। अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 2 सेल कंप्लीट हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी और है, तो थर्ड सेल में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए ना 13 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 10 और 1 3 13, ठीक है। अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, डेट इज़ 5, ठीक है। बट 5 जो है वो बहुत ह्यूज नंबर हो गया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको चाहिए ना तब भी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इसके पीछे रीज़न्स है, क्लास 10th के चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे क्या रीज़न है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना मानो कि जो इसका जो लास्ट सेल है ना उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बट ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को कोई दे नहीं सकता। इसके लिए इसके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे वो कितने हैं 3, ठीक है। मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या लेंगे हम 3 लेंगे। क्यों लेंगे एक बार और वापस समझा देता हूँ, तो 8 3, ठीक है। एक अभी के लिए अभी थर्ड इन्हें किया क्या है कि मतलब थर्ड चैप्टर में आपको वैलेंसी का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया और उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। इनको पहले समझाना चाहिए था वैलेंसी है क्या, ठीक है। अभी इतना देख लो, चैप्टर 4 में अच्छे से समझाया है इसमें, मतलब चैप्टर 4 में डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन है कि है क्या वैलेंसी। बट अभी के लिए तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है कि वैलेंसी है क्या। इसके लिए अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि किसी वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी सिर्फ हमेशा 1 2 या 3 ही होती है, ठीक है। ये ही होती है वैलेंसी, इससे ज़्यादा वैलेंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे देख लो वैलेंसी 1 3 2, ठीक है। तो वैलेंसी हमेशा या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, इससे ज़्यादा वैलेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 5, ठीक है। लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 5, बट इसका मतलब क्या वैलेंसी में 5 कर दूँ, नहीं, वैलेंसी तो 3 है। क्यों, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, इससे ज़्यादा वैलेंसी होती नहीं है किसी भी एलिमेंट की इससे ज़्यादा वैलेंसी हो ही नहीं सकती।
इसके लिए एलुमिनियम की जो वैलेंसी वो क्या हो गई 3 हो गई। अब 3 ही क्यों हुई, तो एलुमिनियम के सेल्स के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब लास्ट सेल ही देखते हैं, वैलेंसी के लिए हमेशा लास्ट सेल देखते हैं। ठीक है, बाकी सारे सेल तो कंप्लीट है, लास्ट सेल ही देखेंगे। अब या तो 3 होगी या तो फिर क्या होगी 5, बट 5 तो हो ही नहीं सकती वैलेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन असल में चाहिए तो 5, बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो असल में 5, बट वैलेंसी 5 नहीं रख सकते हम। क्यों, मैंने पहले तो ये बताया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतनी होती है वैलेंसी, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना, वैलेंसी या तो 1 होगी किसी भी एलिमेंट की, या 2 होगी या 3 होगी, इससे ज़्यादा वैलेंसी होती नहीं है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 5 तो हम रख ही नहीं सकते वैलेंसी, तो हम कितनी रखेंगे जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 3। ठीक है, इसके लिए हम वैलेंसी क्या रखेंगे 3। जितना अगर 1, 2 और 3 में ही हमें वैलेंसी चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इजी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी के हिसाब से वैलेंसी होती है। ठीक है, कि ना लास्ट सेल में क्या होता है या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कितनी रिक्वायरमेंट है 1, 2 या 3। बहुत हार्ड क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी एक उठाया, ठीक है, उसमें क्या है लास्ट सेल में 5 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बट वैलेंसी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी तो कभी 5 हो ही नहीं सकती, या तो होगी 1 या तो होगी 2 या तो होगी 3। तो लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंसी कंसीडर करेंगे। कितने हैं 3, तो वैलेंसी क्या हो गई एल्यूमिनियम की 3। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया हो। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, हाँ वो आप देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसको और देखोगे तो और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो गई एल्यूमिनियम की 30, एटॉमिक नंबर क्या है एल्यूमिनियम का 13, और वैलेंसी क्या निकली इसकी 3, ऑक्सीजन की 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो ईजी है, खुद ही कर लोगे आप। ऑक्सीजन जो है उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक नंबर जितना है 8। ठीक है, तो पहला सेल तो आराम से क्लियर हो जाएगा 2, पर लास्ट सेकंड सेल में तो सिर्फ 6 ही आएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल हो गया 8। ठीक है, तो लास्ट सेल में कितने आएंगे 6, तो कितने की रिक्वायरमेंट है लास्ट सेल को कंप्लीट होने के लिए कितने और लास्ट सेल को कंप्लीट होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ 2। नंबर ऑफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्सीजन को ताकि लास्ट सेल अपना कंप्लीट कर ले, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। ठीक है, और वहीं अगर इसको मान लो इसकी जगह 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, ठीक है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, ठीक है, लास्ट सेल के अंदर, तो हम क्या लेते, और मान लो इधर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रखा होता। ठीक है, मान के चलो, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट होता, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1 सेल आ गया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चाहिए 7, तो हम क्या 7 वैलेंसी लेते हैं, नहीं, वैलेंसी तो सिर्फ 1, 2 या 3 ही होगी, तो वैलेंसी क्या ले लेते हैं हम लास्ट सेल में जो है वैलेंसी हम उसी को कंसिडर करते हैं, क्या, दैट इज़ 1। ठीक है, बट अभी तो ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 6। अब तो समझ आ गया होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए इसको लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए 2, इसके लिए वैलेंसी क्या हो गई 2। ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब क्या है, हमें वैलेंसी तो सबकी पता ही चल गई, अब क्या करना है, सिंबल और वैलेंसी लिखो। Al की लिखो, Al और ऑक्सीजन, Al का एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का सिंबल O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब कुछ नहीं करना भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के नीचे जाके लगेगी और Al की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे जाके लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के नीचे जाके लगेगी, वापस से देख लो भैया, ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के नीचे जाके लगेगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के नीचे जाके लगेगी और Al की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे जाके लगेगी। ठीक है, ये देख लो A2O3, ये बन गया इसका केमिकल फार्मूला। ठीक है, बहुत अच्छा केमिकल फार्मूला बना A2O3। अच्छा क्वेश्चन था ना, इसके लिए मैंने उठाया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला रेडी है A2O3। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अपना लास्ट टॉपिक। एक और टॉपिक है इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, बट मैंने उसको PDF में भी नहीं डाला, नोट्स में भी नहीं डाला अपने,
और वो बता भी नहीं रहा मैं अभी कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसका क्या है 9th के बेसिस पे उसका कॉन्सेप्ट मेरे को इतना अभी क्लियर नहीं आ रहा। इसके लिए क्या मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है। जो मेरे को एकदम अच्छे से आता है ना, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ अभी अपने इस लेक्चर्स के अंदर, जो मेरे को एकदम अच्छे से आता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मूल कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं बताया, बाकी सारे टॉपिक्स बताए मैंने, क्योंकि उसको मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे को कुछ भी उसमें अगर ना आता हो और मैं आपको ऐसे बता दूँ तो गलत हो जाएगा, इसके लिए मैं ऐसा नहीं चाहता। मॉलिक्यूलर मास तक मैं पूरा चैप्टर क्लियर करा रहा हूँ। मूल कॉन्सेप्ट आप चाहो तो कहीं और से देख सकते हो, नहीं तो फिर मैं मेहनत करके देखता हूँ कहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे ही चाहिए तो मैं फिर मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँगा एक और लेक्चर बना के, बाकी आप कहीं और से भी देख सकते हो मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट करते हैं अपना। मॉलिक्यूलर मास तो सबसे पहला डेफिनेशन जो मैं हर बार देता हूँ, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं पता नहीं, और देखते हैं फिर से देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि देखो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया हर एलिमेंट का अपना अपना एटम, हर एटम का अपना अपना मास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से क्लियर करता हूँ। एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कम से कम दो से भी ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था, ये वाला, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था मॉलिक्यूल का, दैट इज़ H2O, इधर भी दे रखा है देखो, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने एक मॉलिक्यूल का H2O, ठीक है। H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास क्या होगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। अभी तक हमने जो मास देखा था किसका देखा था, एटम का देखा था, ठीक है। हमने दो टॉपिक्स में बहुत अच्छे से डिफरेंट क्लियर किए हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो एटम का जो मास है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल का जो मास है उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। एटम का मास तुम्हें पता है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मतलब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो डिफाइन है, ठीक है, हमें उसको याद रखना होता है। मॉलिक्यूल का मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिया एक मॉलिक्यूल का H2O, ठीक है, नीचे भी एग्जांपल ले रखा है मैंने, तो वही क्लियर कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो मैं उसको इधर ये वही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझते हैं ये मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूँ इस मॉलिक्यूल का। तो जो H2O है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास कैसे निकालूंगा, तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स है उन सब का जो एटॉमिक मास है उसको निकालो और जोड़ लो, ठीक है। तो इसमें कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, यही एटम्स है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना कि क्या क्या है इसमें। H2O जो है, ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास निकाल लूँ और 1 ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक मास निकाल लूँ और उसे जोड़ दूँ, तो क्या आ जाएगा, मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, उन सब का अगर मैं मास जोड़ लूँ तो मेरे को पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना यार। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें मान लो 3 एटम्स है, ठीक है, जैसे इसमें ही ले लो ना, ये मॉलिक्यूल है H2O। इस H2O में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है, 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इस H2O के अंदर कितने, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है, 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम का मैं मास निकाल लूँ और उसे जोड़ दूँ, तो मेरे को पूरे मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल में कुछ है नहीं, तो जो पूरे मॉलिक्यूल का मास मिलेगा वही तो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। और अच्छे से क्लियर करते हैं। H2 जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या है, एक H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम है, 2। एक हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास क्या है, 1, ठीक है। तो 2 का कितना होगा, 2U, ठीक है। मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। इसकी पूरी एटॉमिक मास का जो पूरा टेबल है शायद वो अपने चैप्टर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो उसको पूरा याद करना पड़ेगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये 2 चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है 9th के अंदर, वरना आगे जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, उसके एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, ठीक है। 2 नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन तो कर दिया मैंने, 2U, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16U,
ठीक है। तो H2O है, ठीक है मॉलिक्यूल, उसमें क्या है H2 है और प्लस में ऑक्सीजन है, बस इतना ही है ना। तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन जो है उनका मास और ऑक्सीजन का मास अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 18U आएगा, ठीक है। और ये 18U क्या है, यही हमारा मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, यही हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उन सब नंबर ऑफ़ एटम्स का जो मास है उसे हम जोड़ दें, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उन सब नंबर ऑफ़ एटम्स का जो मास है उसे हम जोड़ दें, तो जो मास जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर मास ही आएगा, ठीक है। देखो मैंने इधर लिख रखा है, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी, सही कर लेना ना, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिख दिया, नोट्स में मैं बाद में तो सही कर दूँगा, आप इधर एक बार सही कर लेना, ठीक है, मतलब इधर आप समझ लो सही करना क्या है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, सॉरी टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है, टोटल मास हाँ ठीक है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ही मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर? अभी तो सब यहाँ से हटा रहा हूँ, बाद में भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर मैं सही करके दे दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो एग्जांपल था मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे उन सब का मास को जोड़ लो, जो आंसर जो मास आएगा आपके पास वो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, और वो जो मॉलिक्यूल का मास है वो और कुछ नहीं मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास ही कहते हैं, ठीक है। तो H2O का एग्जांपल क्लियर। अब आगे चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, ये वाला एग्जांपल लेते हैं HNO3। तो HNO3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस HNO3 के अंदर कितना क्या क्या है, तो इस HNO3 के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन एटम है, इससे ज़्यादा है कुछ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, 1U, ठीक है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 1U है, और एक ही हाइड्रोजन एटम है तो मैं क्या लूँगा, इसका मास 1U। नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 14U है, याद नहीं होगा आपको, तो पता ही नहीं होगा क्या है, ठीक है। बट जैसे चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे ना आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब रटना पड़ेगा उसको, तो जैसे जाएंगे तो आप वो चैप्टर खोलोगे और याद करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास मैंने ऊपर ही बताया था 16U होता है, ठीक है। इधर अगर एक ऑक्सीजन का मास जो है 16U है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का मास क्या होगा, इंटू 3 कर दो, कितना आया 48U। ये क्या है, O3 का मास है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास 16U है, तो 3 ऑक्सीजन का मास क्या होगा, इंटू 3 कर दो, 48U। तो 3 ऑक्सीजन का मास क्या हुआ, 48U हो गया। अब ये चीज़ देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो मॉलिक्यूल है HNO3, इसके अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, इससे ज़्यादा इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ नहीं है। तो अगर मैं इनका जो मास है अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो बस वही मैंने इधर किया है, देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब आया है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे देखो मॉलिक्यूलर मास क्या, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल 1, 14, 48, जितना भी ये मॉलिक्यूल का मास है, मतलब जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक उन सब का मास है ये, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 1, 14 और 48 को जोड़ा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 क्या आया, 63U, ठीक है। 63U क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। क्लियर? सो यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर क्लियर होता है, सिर्फ एक मूल कॉन्सेप्ट का टॉपिक बाकी, अगर वो मुझसे चाहिए आपको तो आप मुझे बोलना, मैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके फिर आपको बताऊँगा PDF बना के बहुत अच्छा सा।
और अगर आपको मुझसे नहीं चाहिए तो आप कहीं और से भी देख के ले सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर मुझसे चाहिए तो बोलना। और आपको ये नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कहना, मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिर अभी तो मैं नहीं डाल रहा, अगर कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना अभी तक मतलब नहीं आ रहा, ठीक है, आपको नहीं आ रहा कि किसी और दो का तो आप समझ गए होंगे कि H2 और HNO3 का कैसे निकाला, या इनका भी नहीं समझे, ठीक है। और आपको और ऐसे एग्जांपल्स चाहिए कि कैसे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको बता दूंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें 6-7 एग्जाम्पल ले लूँगा, 10-12 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसमें कम से कम मैं 10-12 एग्जांपल ले लूँगा, 10-12 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो बोलना, मैं अभी कोई ऐसा वीडियो बनाने का सोचा नहीं है, अगर आप बोलोगे तो बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सी दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।